नमस्कार दोस्तों। तो हम लोगों ने जहाँ तक पिछले वीडियो में छोड़ा था, हम लोग बात कर रहे थे कि 1975 से 1980 तक के बीच में जो है इंडिया ने केवल स्टेप और साइट और स्टेप जैसे प्रोग्राम ही नहीं चलाए, इसके अलावा अपने खुद के सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल को भी डेवलप कर रहा था। और 1975 में आर्यभट्ट को जो है सोवियत रॉकेट से जो है उन्होंने लॉन्च किया, और उसके बाद आप देखेंगे कि 1980 तक जो है अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना लिया था, जिससे उन्होंने अपना पहला सैटेलाइट जो है रोहिणी लॉन्च किया। और 1980 में जो है सक्सेसफुल फ्लाइट रही इसकी, SLV की, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 की। इसके बाद आप देखिए कि चूंकि अब SLV-3 बना लिया था, तो लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी और जिस तरीके की दक्षता चाहिए थी, वो दक्षता और तकनीक दोनों ही भारतीय वैज्ञानिकों के हाथ में आ चुकी थी, और अब विकास करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उनको। आप देखेंगे भी कभी जो है, अभी रॉकेट्स के इतिहास के बारे में या रॉकेट के बारे में जो हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो आप देखेंगे कि SLV जो है 1979 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट होती है। पहले शुरुआत में जो है एक फ़्लाइट इसकी अनसक्सेसफुल रहती है, पर उसके बाद जो है ये केवल 4 साल के लिए ही रहता है। और आप देखेंगे 1983 में जो है इसको रिटायर कर दिया जाता है, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं उसके बाद, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने ASLV डेवलप कर लिया था। और उसके बाद 1987 से जो है हमने ASLV का यूज़ करना शुरू किया, और ASLV को जो है हमने 1994 में रिटायर कर दिया, क्योंकि तब तक हम जो है PSLV का डेवलपमेंट कर चुके थे। और PSLV चूँकि जो है इतना सक्षम था कि वो किसी भी तरह के पेलोड को और किसी भी तरह की ऑर्बिट, मतलब किसी भी तरह की ऑर्बिट तक ले जाने का मतलब यहाँ ये है कि उसकी कैपेबिलिटी को हम लोगों ने टाइम के साथ धीरे धीरे करके डेवलप किया। तो आप देखेंगे कि PSLV के वैसे तो 5 वर्जन है, लेकिन इस समय भी 4 वर्जन यूज़ किए जाते हैं PSLV के। और फिर उसके बाद फर्दर आपको पता ही, हमने GSLV भी डेवलप कर लिया है। तो हमारी यात्रा में आप देखेंगे SLV और ASLV बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहे, PSLV तक का डेवलपमेंट हमने बहुत तेज़ी से किया। तो इसके साथ आप आगे देखिए कि ये जो कॉम्पिटेंस हमें मिली थी रॉकेट डेवलप करने की, हमने फर्दर फ्यूचर में बहुत तेज़ी से सारे रॉकेट्स को डेवलप कर लिया धीरे धीरे करके। आज भी देखिए, अभी इस समय भी कई सारे रॉकेट जो है अंडर डेवलपमेंट हैं इसरो के, उनके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब आप फिलहाल ये देख लीजिए कि इसरो के प्रोग्राम को हम जो है दशकों के हिसाब से समझते हैं। अभी जो हम बात कर रहे थे ये 70 से 80 का दशक था। अब 80 से आगे 80 का जो दशक है, मीन्स 80 से 89 तक आप देखेंगे अगर, तो आप देखिए कि भास्कर मिशन जो है लॉन्च किया गया, आर्यभट्ट और रोहिणी के बाद में भास्कर मिशन, भास्कर 1 एंड भास्कर 2, ये दोनों सैटेलाइट जो है ये रिमोट सेंसिंग एरिया थे। अभी जो पहले सैटेलाइट लॉन्च किए हैं 1980 तक, वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट थे। अब उसके तुरंत बाद ही जो है भास्कर 1 और भास्कर 2 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के तौर पे इनको जो है लॉन्च कर दिया गया। और कहते हैं कि ये, इसको एप्पल भी बोला जाता था, एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। एरियन जो है ये फ्रांस के रॉकेट का नाम है, एरियन से ही लॉन्च किया गया था। रॉकेट उस समय जो है अपने पास इतना डेवलप नहीं था, क्योंकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जो है काफ़ी ऊपर भेजना पड़ता है ताकि बेटर कम्युनिकेशन हो सके। तो आप देखेंगे कि भास्कर 1 और भास्कर 2 को, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को भी हम लोगों ने जो है 80 के दशक के आगे में, मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमने दोनों एरियाज़ कवर कर लिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट का भी एरिया कवर कर लिया और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का भी एरिया कवर कर लिया। तो सॉरी, मैं बोल गया हूँ कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को जो है बहुत, ये नहीं बोला मैंने, कम्युनिकेशन के लिए बोला, लेकिन भास्कर 1 और भास्कर 2 जो है, आप ये ध्यान रखिएगा कि ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का काम क्या होता है कि जैसे अर्थ है, तो अर्थ की जो क्रस्ट है, हमारी पृथ्वी है, इसके नीचे क्या है, या कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है, या आप देखिए सैटेलाइट कैसे काम करते हैं, इस बात को थोड़ा सा हल्का सा साइंस से थोड़ा रिलेट करके आपको बता देते हैं, आप समझ जाएंगे कि देखिए दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हम हैं, आप हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इवन इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो हर ऑब्जेक्ट से कुछ ना कुछ रेडिएशन हो रहा है। और वो रेडिएशन जो है वो किस तरह का रेडिएशन है, उसके हिसाब से दुनिया में साइंस ने जो है उसको डिवाइड किया है तरह तरह के रेडिएशंस में, वेव्स में। जैसे आप पढ़ते होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन, गामा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन। तो इस तरीके के जो अलग अलग रेडिएशंस हैं, इन्हीं रेडिएशंस को आइडेंटिफाई करके डाटा गैदर किया जाता है इन सैटेलाइट्स के थ्रू, और इसी डाटा के बेस पे जो है हम लोग जो है एनालिटिकल अप्रोच के साथ में एक नॉलेज का बेस डेवलप करते हैं। तो सैटेलाइट्स जो है इस तरीके से काम करते हैं, किस पे, रेडिएशन बेस्ड होते हैं, रेडिएशन के आधार पे जो है डाटा इकट्ठा करते हैं। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है इसी रेडिएशन के साथ काम करते हुए क्या क्या संसाधन है, क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या पृथ्वी पे कहाँ कौन सा ऑब्जेक्ट कैसा है, किसका किसका टेम्परेचर ज़्यादा, या कहीं कोई चेंज आ रहा है, तो इन सारी चीज़ों को जो है ये
ऑब्जर्व कर लेता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं इनको अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट भी बोला जाता है। उसके बाद आगे देखिए आप कि कह रहे हैं कि 80 के दशक में ही जो है हमने अपने ASLV को भी इतना एडवांस बना लिया था कि उसमें हमने जो है कौन कौन सी स्ट्रैप ऑन टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली थी। स्ट्रैप ऑन का मतलब आप समझिए कि स्ट्रैप ऑन जो है ये बूस्टर्स होते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि अगर किसी चीज़ को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर भेजना है तो उसके लिए जो है उसे पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब चूंकि वो वेलोसिटी देने के लिए आप नॉर्मली तो नहीं दे सकते हैं, कई कई टन के रॉकेट होते हैं, तो उसके लिए क्या है कि सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है फर्स्ट स्टेज में, और उसके साथ में कुछ बूस्टर लगाए जाते हैं जो थ्रस्ट देते हैं उसको। तो बूस्टर्स जो है 6 बूस्टर यूज किए जाते हैं, 4 बूस्टर यूज किए जाते हैं, 2 बूस्टर यूज किए जाते हैं। तो अलग अलग रॉकेट के वेरिएशन के ऊपर है किसमें कितने बूस्टर यूज किए जाएंगे। तो ये बूस्टर जो है वो रॉकेट को इन्वायरमेंट के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकाल ले जाते हैं। तो हमने जो है ऐसे ही ASLV में डेवलपमेंट कर लिया था स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स को लेके। बल्बुअस हीट शील्ड, अब आपने देखा होगा जब लॉन्च होता है तो कितनी आग रहती है नीचे से, तो जो टेम्परेचर जनरेट होगा उससे कोई इक्विपमेंट जो है डिस्टर्ब या डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो उसके लिए हीट शील्ड का यूज़ किया जाता है। फिर क्लोज्ड लूप गाइडेंस एंड डिजिटल ऑटो पायलट। अब क्लोज्ड लूप गाइडेंस एंड डिजिटल ऑटो पायलट क्या कि जैसे मान लीजिए कि भेजना हमें इसको जिस हाइट पे था उस हाइट तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, तो अब एक बार उड़ गया, अब इसके बाद हमारे हाथ में तो नहीं है कि हम उसे जो है भाई कह सकें कि भाई तुम वहाँ चले जाओ, थोड़ा और ऊपर चले जाओ तो ऐसा तो कर नहीं सकते। तो उसमें जो है ये डिजिटल ऑटो पायलट का मतलब ये है कि अगर कहीं जहाँ उसे पहुँचना है उससे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होती है तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स के थ्रू किसी न किसी तरीके से जहाँ इसे पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचा देगा। मीन्स हमेशा ऐसा सक्सेस हो ये ज़रूरी नहीं है। इन्हीं चीज़ों को जो है फेल्योर कहते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा पीछे जब चंद्रयान 2 हम लोगों ने लॉन्च किया तो ऑर्बिटर तक तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो है सॉफ्ट लैंडिंग की जगह हार्ड लैंडिंग हो गई। खैर चंद्रयान 3 अभी जल्दी लॉन्च होने वाला है। डेट बोला है उन्होंने कि 12 से 19 जुलाई के बीच में कभी भी लॉन्च कर सकते हैं चेयरमैन जी जो हैं इसरो के। तो आगे हम लोग देखेंगे ASLV को भी हम लोगों ने जो है डेवलप कर लिया था, और इसके बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से हम जो है जो भी सैटेलाइट की 2 क्लासेस थी उनको पूरी तरीके से अपने यहाँ डेवलप कर चुके थे। एक रिमोट सेंसिंग, दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या था? इनसेट सीरीज़ थी, और रिमोट सेंसिंग के लिए हम लोगों ने रोहिणी लॉन्च किया था, रोहिणी कह रहे हैं, भास्कर लॉन्च किया था, और IRS सिस्टम भी बाद में लॉन्च हुआ है लेकिन काफ़ी बाद का है। अब उसके बाद आप देखिएगा कि PSLV और GSLV भी हमने फ्यूचर में लॉन्च कर लिया। हमने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा समय तक हमें नहीं लगा। हम लोगों ने जो है 1994 में आप समझिए कि ASLV को भी रिटायर कर दिया था PSLV इस्तेमाल करने लगे, और इस समय तो PSLV के 4 वर्जन यूज करते हैं हम लोग अलग अलग पेलोड के वेट के हिसाब से या जहाँ तक उसे ले जाना है उस तरीके से। इवन आप देखेंगे कि मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च करने में PSLV का यूज़ किया हम लोगों ने। उसके बाद आप देखिए तो 1975 तक से 80 तक जो है क्या अचीवमेंट थे, तो आर्यभट्ट लॉन्च किया हमने, भास्कर लॉन्च किया, SLV-3 लॉन्च किया, रोहिणी लॉन्च किया। ये याद रखिएगा रोहिणी पहला सैटेलाइट था जो हमने अपने ही बनाए रॉकेट से लॉन्च किया लोअर अर्थ ऑर्बिट में। अब उसके बाद में आप देखिए कि ये टाइमलाइन ये याद नहीं रखनी है, बस ये हमने इसे यहाँ अभी इसलिए डाल दिया है कि एक बार जो है अगली बार जब हम डिस्कशन शुरू करें तो एटलीस्ट कम से कम इतने नाम आपके दिमाग में रहें, आपको पता रहे कि इसरो ने अभी तक जो है कौन कौन से सैटेलाइट या किस किस तरीके के सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो केवल एक बार नाम से गुजर जाना है, बाकी हमने ये जो ईयर डाल दिया है। तो आपके पास टाइम रहे तो आप ऐसे ही जो है वीडियो पॉज करके थोड़ा बहुत देख सकते हैं, थोड़ा एनालिटिकली देख लीजिएगा किस तरीके से क्या क्या हुआ है। तो नाम एक बार केवल आप देख लीजिए क्या क्या है। PSLV तो आपको पता ही है, GSAT आपको पता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, रिसोर्स सेट GSAT-3, कार्टोसेट या हेमसेट, चंद्रयान, ओशियन सेट, हाइलास, मेगाट्रॉपिक्स, रीसेट, सरल, IRNSS, एस्ट्रोसेट, टेलियोस, स्कैटसेट, माइक्रोसेट, एमीसेट, EOS, CMS, अमेजोनिया, DSEO मिशन, वनवेब इंडिया। ये लंदन बेस्ड प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट है। 648 सैटेलाइट जो हैं इन्होंने लॉन्च करने हैं, तो अलग दुनिया के अलग अलग एजेंसियों से लॉन्च करा रहे हैं, तो कुछ इसरो ने भी लॉन्च किए हैं इनके सैटेलाइट। उसके बाद जो है SSLV है, RLV है, NBS है। तो आप देखिए समय के साथ जैसे जैसे विकास हुआ
वैसे वैसे बहुत सारे तरीके के सैटेलाइट्स डेवलप हुए। जैसे जैसे सैटेलाइट्स तरह तरह के डेवलप हुए, सैटेलाइट्स के फॉर्मेशन में वेरिएशन आया, तो उसी तरीके से अब मान लीजिए कि जो है किसी ने छोटा सा सैटेलाइट बनाया, तो छोटा सा सैटेलाइट लॉन्च करना ज़रूरी है, तो अब हर बार जो PSLV पे रख के या SLV पे रख के तो उसको नहीं उड़ाएंगे भाई, बहुत ज़्यादा लागत भी तो आती है। लागत आप ऐसे समझ लीजिए कि जब इसरो का प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उस समय जो है 690 करोड़ के आसपास इसका बजट था। आज की डेट में आप देखेंगे तो 12,500 करोड़ के आसपास बजट मिलता है इसरो को एक साल के लिए। तो अलग अलग तरीके के रॉकेट्स के डेवलपमेंट में भी वेरिएशन आया। साथ ही में अब आप देख लीजिए कि आज तक टिल टुडे, आज तक की बात है ये, आज की तारीख में बोल दे रहा हूँ, आज की तारीख है 1 जुलाई 2023। आज की तारीख तक ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आप जो है इसरो का क्या है कि 123 स्पेसक्राफ्ट मिशन लॉन्च कर चुका है, 91 लॉन्च मिशन कर चुका है, 15 स्टूडेंट सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है, 2 री एंट्री मिशन मतलब होता है कि ऊपर भेजा, रॉकेट अपना वापस आ गया, ठीक है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ऊपर जो RLV हम लोगों ने देखा है। फिर उसके बाद में जो है 424 फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, 3 सैटेलाइट प्राइवेट प्लेयर्स लॉन्च कर चुके हैं, 3 नैनो सैटेलाइट लॉन्च हो चुकी हैं, 1 माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च हो चुका है, प्लस ये 2 जो हैं अलग, इन पे अभी इसरो काम कर रहा है, स्क्रैमजेट इंजन पे और RLV TD पे, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर इसको बोलते हैं। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग जो है इन सारी चीज़ों पे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए अभी बहुत ज़्यादा पहलू काफ़ी बाकी है कि सैटेलाइट्स के अब क्या क्या डिवीज़न हो चुके हैं, कौन सा सैटेलाइट जो है किस ऑर्बिट में भेजा जाता है और क्यों भेजा जाता है, किस ऑर्बिट में रहेगा तो कैसा काम करेगा, हम किस किस तरीके की इंफॉर्मेशन सैटेलाइट के थ्रू गैदर कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे फ्यूचर के मिशन क्या हैं। जैसे फ्यूचर के मिशन में निसार है, आदित्य L1 है, चंद्रयान 3 है, स्पेड X है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ऑर्बिट्स होती हैं, जियो सिंक्रेनस ऑर्बिट्स या फिर जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या लोअर अर्थ ऑर्बिट या मिडिल अर्थ ऑर्बिट या फिर इसके अलावा लैग्रेंजेस पॉइंट, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पूरा जो है स्पेस सेक्टर से रिलेटेड पूरी स्पेस टेक्नोलॉजी को हम लोग लास्ट तक कवर कर लेंगे। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स आप देखिए आज की डेट में कितने डेवलप हो गए। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट है, नेविगेशन सैटेलाइट्स है, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स है, स्मॉल सैटेलाइट्स है, स्टूडेंट सैटेलाइट्स है। तो इतना सारा देख के आपको घबराना नहीं है, ये बहुत आसानी से सिर्फ समझने की चीज़ें हैं, इतना सारा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा अगर आप लास्ट तक सारे वीडियो हमारे साथ रह के देखते रहेंगे। आप लॉन्चर्स में देखिए, आप लॉन्चर्स हम SLV-3 ASLV आउट ऑफ यूज हो गए हैं। फिर PSLV में देखिए 4 वर्जन है, ये XL है, QL है, DL है, CA है, तो ये नाम इनका अलग अलग क्यों है। GSLV है, GSLV MK3 है, फिर साउंडिंग रॉकेट्स हैं, ये अभी तक देखिए यूज हो रहे हैं, मैंने आपको बोला। अंडर डेवलपमेंट है कुछ, जैसे ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, RLV TD और स्क्रैमजेट। तो इसके अलावा अभी देखिए हम लोग क्या क्या लॉन्च करेंगे आगे। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। लॉन्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि PSLV GSLV इनमें क्या क्या वेरिएशन है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी ऑर्बिट में पहुँचाने के लिए कौन कौन से रॉकेट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद ऑर्बिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो बैंड यूज़ होते हैं कि के बैंड, जो डिफरेंट ट्रांसपॉन्डर यूज होते हैं, तो कहाँ कौन सा ट्रांसपॉन्डर यूज होता है, किस ट्रांसपॉन्डर का क्या काम है, ये डिस्कस करेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें डिस्कस हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था, इसलिए कर रहे हैं ताकि एटलीस्ट जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप इजीली उसे टैकल कर सको। एक्चुअली होता क्या कि जब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं आप किसी चीज़ के बारे में ना, तो मिस होने के चांस बहुत रहते हैं। डायरेक्टली ऐसे आप अगर कभी याद कर लें कि PSLV से इतना भारी पेलोड भेजा जाता है और इसको इस ऑर्बिट में भेजेंगे, तो मिस्टेक होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपने एक बार सारा सिस्टम समझ लिया, तो चाहे आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हो, चाहे आप दुनिया के परिप्रेक्ष्य में किसी मिशन की बात कर रहे हो, और चाहे आप PT के क्वेश्चंस को डील कर रहे हो, आप तीनों ही जगह पे बहुत अच्छी तरीके से जो है हैंडल आउट कर पाओगे। तो सैटेलाइट्स में जो बैंड्स यूज होते हैं उनके क्या क्या काम है। दूसरा, जैसे आप देखेंगे कि जो नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है ये क्या है। IRNSS से तो क्वेश्चन पूछा भी है, नाविक से UPSC ने शायद 2 बार क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद गगनयान मिशन जो है हमारा वो कैसा है। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में जो 14 संस्थाएं उनके बारे में हम लोग जो है देखेंगे, एक हल्का सा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। उसके अलावा जो इसरो है उसने अपने एजुकेशनल प्रोग्राम चला रखे हैं, साइंटिफिक प्रोग्राम चला रखे हैं, जैसे उन्नति है, युविका है, स्पेस ऑन व्हील्स है, स्पेस टूर है। तो इन सारे प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन की चीज़ें हैं भी नहीं, बस सिर्फ अपने को समझ लेना कि बाई चांस कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा कि जैसे मान लिया आ गया कि स्पेस टूर के बारे में बताइए कौन सा कथन
सत्य नहीं है, सिर्फ एक ही कथन है, ABCD 4 लिखा हुआ, वो चारों पढ़ के ही बहुत कन्फ्यूजन होने लगता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स क्या हैं इसरो के, जैसे जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, ESA यूरोप की है, उसके बाद रॉसकॉस्मोस रसिया की है, नासा है। तो इनके साथ इंटरनेशनल इंगेजमेंट क्या है, जैसे आर्टेमिस अकॉर्ड वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है लास्ट तक डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद, आप लोग जो है साथ में रहिए, पूरी तरीके से स्पेस सेक्टर हम लोग जो है कवर करेंगे, कुछ भी लास्ट तक बचेगा नहीं। और कोई अगर प्रॉब्लम आपको होती, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और फाइनली लास्ट में इसकी PDF जब कंप्लीट कर लूँगा मैं, तो फिर मैं अपलोड कर दूँगा आप लोगों के लिए स्पेस सेक्टर के कंप्लीट होते होते टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक दे दूँगा मैं, तो आप लोग जो है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो सजेशन दे सकते हैं, ताकि हम जो है और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात को कन्वे कर सकें और आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकें। धन्यवाद।